हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लेक्चर नंबर 2 में हम आज देखने वाले हैं जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एल्जिब्रा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लास्ट में देखने वाले प्रॉपर्टीज एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक्स वाई प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 में जो देखा था कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था वो सबसे पहले कैसे डिफाइन किया था, ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर पेयर एक्स वाई, और वो ऑर्डर पेयर हमने ली थी R2 में से। इसका मतलब कि जो इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है कहाँ बिलोंग करेगा, R में। बाद में उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कैसे डिफाइन किया, x प्लस आयोटा वाई में। यहाँ पर i की वैल्यू थी स्क्वायर रूट -1। अब यहाँ पर जो x था उसको हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, और y को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक और नया टर्म डिफाइन करते हैं। इफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is 0, then a complex number is called a purely imaginary number, a purely imaginary number। एग्जाम्पल देखे तो z इज इक्वल टू 0 प्लस 3i। दूसरा एग्जाम्पल 0 माइनस i। ये दोनों ही जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसे नंबर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स, क्योंकि इसका जो रियल पार्ट है यहाँ पर दोनों ही रियल पार्ट 0 है, यानी इसको बोलते हैं हम प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। अब दोस्तों, हम सबको पता है कि जो ऑर्डर पेयर होती है उसको हम एक्स वाई प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। उसके लिए हम लेते हैं एक ऑर्डर पेयर, लेट एक्स वाई बी एनी ऑर्डर पेयर इन R2। अब यहाँ पर जो हमने दो एक्सिस लिए उसमें हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहेंगे एक्स एक्सिस, उसी तरह वर्टिकल एक्सिस को कहेंगे वाई एक्सिस, और ये जो दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन है उसको हम कहते हैं ओरिजिन। उसका ऑर्डर पेन में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, 0,0, और इसको हम डिनोट करते हैं O से। ये जो हमने ऑर्डर पेन ली है उसको हम डिनोट करते हैं P से। अब चलिए मान लेते हैं जो ऑर्डर पे हमने एक्स वाई लिए, जो पॉइंट हमने P लिया है वो एक्स वाई प्लेन में यहाँ पर लाई करता है, पॉइंट P। इसका कोऑर्डिनेट x, y। इसका मतलब कि जो ये डिस्टेंस होगी कितनी होगी, x। उसी तरह जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी ये वो होगी y। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो एक्स वाई ऑर्डर पेयर है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करें तो x प्लस आयोटा वाई, इसको हम लेते हैं z। तो यहाँ से हमें यह पता चला कि जो हमने ये पॉइंट P लिया था एक्स वाई प्लेन में वो और कोई नहीं z ही है। और जैसे कि हमने आगे देखा कि जो x है उसको क्या कहते हैं हम, रियल पार्ट ऑफ z, उसी तरह y को क्या कहते हैं हम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पर जो x है वो क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z, उसी तरह y इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब चलिए मैं एक ऑर्डर पे लेता हूँ
एक्स कॉमा जीरो, ऐसी ऑर्डर पे कि जिसका सेकंड कोऑर्डिनेट जीरो हो। तो हमें पता है ऐसी ऑर्डर पे कहाँ लाई करेंगे, एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर लाई करेंगे। ये जो ऑर्डर पे है उसका कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, एक्स प्लस आयोटा इंटू जीरो। तो यहाँ से हमें यह पता चला कि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट जीरो हो, यानी कि उसका सिर्फ रियल पार्ट ही वेरी करता हो, तो वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेंगे, एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। तो इसीलिए हम एक्स एक्सिस को क्या कहेंगे, रियल एक्सिस। उसी तरह दूसरी ऑर्डर पे लेता हूं मैं, जीरो कॉमा वाई। ये ऑर्डर पे कहाँ लाई करेंगी, वाई एक्सिस पे, यहाँ पर लाई करेंगे। और इसका कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जीरो प्लस आयोटा वाई। इसका मतलब कि जो प्योरली इमेजनरी नंबर्स होती है वो कहाँ लाई करेंगी, वाई एक्सिस पे। तो इसीलिए वाई एक्सिस को हम कैसे डिनोट करते हैं, इमेजनरी एक्सिस। तो इसी तरह से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसे हम एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चलिए मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म करता हूँ, ट्राइंगल ओ पी क्यू। यहाँ पे ये जो ऑर्डर पे है मैं उसे क्यू से डिनोट करूँगा। तो चलिए देखते हैं, लेट ट्राइंगल ओ पी क्यू। ये जो ट्राइंगल होगा वो कैसा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। अब चलिए जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है उस पर हम पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो बाय पाइथागोरस फॉर्मूला OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब यहाँ पे OQ की वैल्यू क्या है, x, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसका मतलब कि जो OP की वैल्यू है वो क्या आएगी, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे हमें पता है कि जो OP की वैल्यू है वो क्या आएगी, प्लस और माइनस से आएगी, लेकिन हमने यहाँ पे OP क्या लिया है, डिस्टेंस लिया है, तो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जो हमने OP डिफाइन किया है, OP की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड। उसका दूसरा नाम है मॉड्यूलस ऑफ जेड, और इसको हम डिनोट करेंगे मोड जेड से। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करें तो जो एक्स था उसको हमने क्या लिया था, रियल पार्ट ऑफ जेड, और जो y है उसको इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। तो उसके टर्म में लिखे तो यहाँ पे क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। तो जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है मॉड्यूलस, वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मॉड्यूलस होगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। यहाँ से हम डायग्राम से देख सकते हैं कि जो मॉड्यूलस की वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, और जीरो भी आ सकती है। वो देखते हो कहाँ से आएगी जीरो।
इफ z is equal to 0 plus iota into 0, then modulus of z is equal to square root of 0 square plus 0 square, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो यहाँ पे ये नोट करके लिख लेना, जब कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो तभी उसका मॉड्यूलस क्या आएगा 0, नहीं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। अदरवाइज मॉड्यूलस ऑफ z इज ग्रेटर देन 0 इफ z इज नॉट इक्वल टू 0 प्लस i0। तो एक और एग्जांपल देखें तो फाइंड मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i। तो इसका मॉड्यूलस क्या आएगा, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 25। इसकी वैल्यू क्या आएगी 5। अब चलिए दोस्तों एक नया टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके लिए हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन कॉन्जुगेट ऑफ z is denoted by z bar and z is equal to उसकी वैल्यू क्या आएगी x माइनस आयोटा y। तो इसका मतलब कि हमें जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट फाइंड करनी हो तो हमें सिर्फ क्या करना है, जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा उसकी सिर्फ साइन चेंज करनी है। तो उसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 1 प्लस आयोटा। उसी तरह 3 प्लस 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट 3 माइनस आयोटा। तो ये था कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दोस्तों ये जो हमने दो नए टर्म देखे कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉन्जुगेट। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो देखते हैं। सपोज मान लेते हैं हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा x माइनस आयोटा वाई। उसी तरह इसका कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या आएगा x प्लस आयोटा वाई। और हमें पता है कि x प्लस आयोटा वाई क्या लिया था हमने z, तो इसका मतलब कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट क्या आएगा z इटसेल्फ। अब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम, उसका कॉन्जुगेट, ये जो आंसर आएगा वो कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ w।
इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ डब्ल्यू। उसी तरह डिवीजन देखते हैं, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, सेपरेट हो जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ डब्ल्यू। यहाँ पर जो डब्ल्यू है वो नॉन जीरो होना चाहिए। उसी तरह मॉड्यूलस की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। हमें पता है कि जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका मॉड्यूलस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी कि पॉजिटिव आएगा या फिर जीरो आएगा। उसी तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन उसका मॉड्यूलस वो क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ जेड इंटू मॉड्यूलस ऑफ डब्ल्यू। उसी तरह डिवीजन जेड अपॉन डब्ल्यू, तो यहाँ पर जो मॉड्यूलस है वो सेपरेट हो जाएगा, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ जेड अपॉन मॉड्यूलस ऑफ डब्ल्यू। यहाँ पर जो डब्ल्यू है वो नॉन जीरो होना चाहिए। उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और उसका कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस दोनों ही इक्वल होता है। ये सब प्रॉपर्टीज आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं नाइन्थ प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हो, उसका मॉड्यूलस, उसका सम का मॉड्यूलस और वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का सम, ये जो दोनों नंबर आएंगे उसके बीच में क्या रिलेशन आएगा, लेस देन और इक्वल टू। ये प्रॉपर्टी आप इजीली प्रूव कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसी तरह लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस मॉड्यूलस ऑफ डब्ल्यू। तो ये दोनों प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम और डिफरेंस ले, उसका कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो देखते हैं। तो उसके लिए हम एक कॉम्प्लेक्स प्लेन लेते हैं। यहाँ पर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं Z1 Z। सपोज मान लेते हैं कि ये जो Z1 है यहाँ पर लाई करता है और Z2 यही कहीं पे लाई करता है, और ये जो पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन, उसको हम कहते हैं O। अब हम ये Z1 को वेक्टर की तरह देखें, ओ Z1, इसी तरह Z2 को भी वेक्टर की तरह देखें। तो अब ये जो पैरेललोग्राम डिफाइन करते हैं हम, ये दोनों वेक्टर से, तो यहाँ पर जो पॉइंट आया वो कौन सा पॉइंट होगा, Z1 प्लस Z2, और ये वेक्टर क्या होगा, Z1 प्लस Z2। उसी तरह हम डिफाइन कर सकते हैं Z1 माइनस Z2, तो उसके लिए हमें माइनस Z2 चाहिए। तो माइनस Z2 कहाँ होगा, बिल्कुल इसके ऑपोजिट में, यानी कि यही कहीं पर होगा Z2 माइनस Z2। तो उसी तरह Z1 और माइनस Z2 के बीच में Z1 और माइनस Z2 की हेल्प से एक पैरेललोग्राम डिफाइन करते हैं। तो ये जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, Z1 माइनस Z2, और ये वेक्टर क्या आएगा, Z1 माइनस Z2।
तो यहाँ पर जो Z1 माइनस Z2 का जो मॉड्यूलस होगा, यानी कि ये जो वेक्टर की लेंथ होगी वो Z1 माइनस Z2, वो और कोई नहीं होगी। क्या होगा? Z1 और Z2 के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ये जो वेक्टर है उसकी लेंथ होगी। तो यहाँ पर Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस क्या आएगा? इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। अब चलिए हम ये Z2 पॉइंट है उसको हम फिक्स कर देते हैं और ये Z1 को हम वेरीज करते हैं। कितने डिस्टेंस पर? कोई डिस्टेंस ले ले हम, जितना ये Z1 और Z2 के बीच में डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस हम फिक्स कर देते हैं और ये Z1 को हम वेरी करते हैं और Z2 को हम फिक्स करते हैं। तो जितने भी पॉइंट आएंगे वो सब पॉइंट को हम कलेक्ट करें तो क्या मिलेगा? हमें एक सर्कल मिलेगा। तो यहाँ पर देखें तो जो हमें सर्कल मिला उसका सेंटर क्या आएगा? Z2 ही। जो हमने पॉइंट फिक्स किया था वो उसका सेंटर आएगा। तो यहाँ पर Z1 को हमने वेरी किया और Z2 को हमने फिक्स किया, यानी कि कोई पॉइंट Z0 लिया। तो ये जो डिस्टेंस आएगा हम उस डिस्टेंस को हम कोई फिक्स नंबर R ले रहे थे। तो ये जो सेट आएगा वो सेट क्या डिफाइन करेगा? एक सर्कल डिफाइन करेगा। तो इट इज अ सर्कल विथ सेंटर Z0 एंड रेडियस R। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये हमें आगे जाकर बहुत यूज करना है। अब हम देखते हैं कि जो हमने कॉन्जुगेट की डेफिनेशन देखी थी, क्या थी कॉन्जुगेट की डेफिनेशन? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे डिफाइन करते थे हम? सिर्फ उनका जो इमेजिनरी पार्ट था उनकी साइन चेंज कर देते थे। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, उसका जियोमेट्रिक मीनिंग क्या है वो देखते हैं हम। उसके लिए हम एक प्लेन लेते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। Z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पर जो सेंटर है क्या है? ओरिजिन। ये रियल एक्सिस है, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2 -1 -2, इसी तरह यहाँ पे -1 -2। तो ये जो पॉइंट है Z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, वो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर होगा। Z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। उसी तरह उसका कॉन्जुगेट क्या है? 1 माइनस 2 आयोटा। तो ये जो कॉन्जुगेट है वो यहाँ लाई करेगा। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ा कि जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है? जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका रिफ्लेक्शन, यानी कि मिरर इमेज होती है। किसके रिस्पेक्ट में? रियल एक्सिस से। अब दोस्तों हमने जो कुछ प्रॉपर्टीज देखी कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस की, तो उसकी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, फाइंड द अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन दिया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ Z² + 3 अपॉन Z² - Z - 6।
और यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन दी हुई है, मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। तो ये जो कंडीशन है उसका मीनिंग क्या है, हमने आगे देखा था, यहाँ पर देखा कि जो जेड माइनस जेड नॉट का मॉड्यूलस इज इक्वल टू आर दिया हुआ है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल रिप्रेजेंट करता है विथ रेडियस आर और सेंटर जेड नॉट। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो और कोई नहीं, क्या है, सर्कल है। और वो सर्कल कौन सा है, इट इज अ सर्कल विथ सेंटर 0 एंड रेडियस 1। यहाँ पर जेड नॉट की जगह 0 और आर की जगह क्या लिया हुआ है, 1। तो इसीलिए ये जो हमें कंडीशन दी हुई है वो क्या है, सर्कल है। तो इसका मतलब ये जो सर्कल है तो उस पर ये जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम क्या होगी, यानी कि अपर बाउंड क्या होगी, वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं हम। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसका मॉड्यूलस क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमें इसकी अपर बाउंड फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू कौन सी आएगी, ये हमें फाइंड करनी है। हमें पता है कि यहाँ पर जो कोई नंबर आएगा वो 0 आएगा या फिर पॉजिटिव नंबर आएगा। तो चलिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे स्टेप 1। हम सबसे पहले जेड स्क्वायर प्लस 3 इसका जो मॉड्यूलस है उसकी अपर बाउंड फाइंड करेंगे। ये वैल्यू कौन सी आएगी, ये फाइंड करेंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है 1/z² माइनस जेड माइनस 6 इसका जो मॉड्यूलस है उसकी हम अपर बाउंड फाइंड करेंगे। बाद में हम ये दोनों इनइक्वालिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सारी वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है, सारी पॉजिटिव वैल्यू है। इससे कुछ इनइक्वालिटी में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए हम इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि ये वैल्यू कौन सी आएगी, ये अपर बाउंड कौन सी आएगी, वो फाइंड करते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं। हमें पता है कि जो z² प्लस 3 का मॉड्यूलस है और z² का मॉड्यूलस प्लस 3 का मॉड्यूलस, इन दोनों में रिलेशन पता है, वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3। लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पर हमें मोड z की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 1, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर क्या है, अपर बाउंड 4। अब हम ये जो फंक्शन है उसकी अपर बाउंड निकालेंगे। तो इसकी अपर बाउंड कैसे निकालते हैं वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसकी लोअर वैल्यू निकालेंगे। अब उसकी लोअर वैल्यू यानी कि 1 ये जो z² माइनस जेड माइनस 6 है उसकी अपर बाउंड होगी। तो क्या करेंगे हम, ये जो डिनोमिनेटर z² माइनस जेड माइनस 6 उसकी हम लोअर बाउंड निकालेंगे। तो देखते हैं हम लोअर बाउंड कैसे निकालते हैं उसकी, z² माइनस जेड माइनस 6 का मॉड्यूलस। हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पोलिनोमियल इन z दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके हम फैक्टर निकालते हैं। तो उसके फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएंगे, z माइनस 3 इंटू
जेड प्लस 2, ये दोनों फैक्टर आएंगे। अब हमें पता है कि जो मॉड्यूलस ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है वो इक्वल होता है ऑफ मॉड्यूलस ऑफ जेड इंटू मॉड्यूलस ऑफ डब्ल्यू। तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं हम, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस 3 मॉड्यूलस ऑफ जेड प्लस 2। अब यहाँ पे हम दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस मॉड्यूलस ऑफ डब्ल्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस मॉड्यूलस ऑफ 3 यानी कि 3। उसी तरह यहाँ पे अप्लाई करते हैं मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस मॉड्यूलस ऑफ 2। अब हमें पता है मॉड्यूलस ऑफ जेड की वैल्यू क्या है 1, तो मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 3 मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस 2, यानी कि ये वैल्यू कौन सी आएगी 2। तो इसकी लोअर बाउंड क्या आई, ये जो फंक्शन है डिनोमिनेटर उसकी लोअर बाउंड क्या आई 2 आई। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है उसकी अपर बाउंड क्या आएगी 1/2। अब यहाँ पर जो हमें ये दोनों इनइक्वालिटी मिली उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ हियर वी हैव जेड स्क्वायर प्लस 3, इसकी अपर बाउंड क्या है लेस देन और इक्वल टू 4। उसी तरह 1/जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 6, इसकी अपर बाउंड क्या है लेस देन और इक्वल टू 1/2। अब ये दोनों इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई करते हैं हम, जेड स्क्वायर प्लस 3 जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 6, इसका मॉड्यूलस क्या होगा लेस देन और इक्वल टू 4/2 यानी कि 4। तो ये जो फंक्शन था हमारा उसकी अपर बाउंड क्या आई 2 आई। तो इसी तरह जो हमारी कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज थी इस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।